Assalamu alaikum. My name is Dr. Osama Ramzan and I'm here to guide all those who are going to appear in talks exam of the IMM medicine. बात करेंगे कि जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो क्या है, कितने स्टेशंस होते हैं और स्टेशंस जो हैं वो किस किस्म के होते हैं। तो अगर हम बात करें कि टॉक्स एग्ज़ाम में मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो 10 to 12 के बिटवीन स्टेशन कैरी होते हैं। मैंने जब एग्ज़ाम में अपीयर होने से पहले देखा था तो कोई एग्जैक्ट नंबर्स मुझे नहीं पता चल रहे थे कि 10 स्टेशन है या 12 स्टेशन है, लेकिन हमारी जो अटैम्प्ट थी उसमें टोटल 12 स्टेशंस थे। तो टोटल 12 स्टेशंस जो हैं इफ़ दे कैरी अराउंड के वो 10 मार्क्स का एक है या 20 मार्क्स का है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये है कि आपको जो है ओवरऑल कलेक्टिवली 60% मार्क्स जो हैं वो लेने हैं। तो इसमें अब मैं ब्रेक डाउन थोड़ी सी बताता चलूँ कि जो टोटल 12 स्टेशंस हैं उनमें से कितने स्टेशन जो हैं वो किस किस्म के हैं। तो उसमें आप याद रखें कि 4 से 5 स्टेशन आलमोस्ट जो हैं वो हर बार आपके एग्ज़ामिनेशंस के ही होते हैं, जिसमें रेस्पिरेटरी, जीआईटी, न्यूरोलॉजिकल या फिर जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की एक शॉर्ट कमांड्स ही मिलती हैं। बिकॉज के टोटल 6 मिनट ड्यूरेशन ईच स्टेशन का है, उस दौरान आप कंप्लीट एग्जामिनेशन और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को एड्रेस नहीं कर सकते। सो रिमेंबर कि आपके पास 4 से 5 स्टेशन जो हैं वो एग्जामिनेशंस के हैं। अब इसके बाद एक स्टेशन आलमोस्ट हर दफ़ा जो है ईसीजी का आ जाता है, एक स्टेशन जो है वो आपका एक्सरे का आ जाता है और एक्सरे कैन बी ऑफ एनी वे, जो अब्डोमेन का हो सकता है या चेस्ट का होता है। मोस्टली चेस्ट का ही एक एक्सरे रखा जाता है डिफरेंट फाइंडिंग्स के साथ। उसके बाद जो एक स्टेशन होता है वो आपके पास आता है काउंसलिंग, हिस्ट्री या फिर कोई और चीज़ हो सकती है इसी जगह, यानी एक स्टेशन इस सेगमेंट का आता है। इसके बाद आपके पास जो हैं वो एबीजीज आ सकते हैं एक स्टेशन पर, और एक स्टेशन कोई एक इंस्ट्रूमेंट्स का हो सकता है, और बाकी जो हैं वो आपके जो केस बेस्ड सिनेरियोज होते हैं जिसका मकसद डाटा की इंटरप्रिटेशन और डायग्नोसिस और मैनेजमेंट को असेस करना होता है। तो ये तो श्योर है कि अगर एक स्टेशन एबीजीज का आ गया तो उसकी जगह अब कोई और जो आना था वो नहीं आएगा, तो स्टेशन 12 ही रहेंगे। तो उसमें बस फ़र्क ये पड़ता है कि अगर आज एक स्टेशन फॉर एग्ज़ाम्पल इंस्ट्रूमेंट को नहीं आया तो उसकी जगह अगर कोई और चीज़ आ गई है तो फिर कल इंस्ट्रूमेंट जब आएंगे तो वो एक सेक्शन जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल फंडोस्कोपी भी जो है वो अगर नहीं आई तो फिर कुछ और आ जाएगा। तो 4 से 5 एग्ज़ामिनेशन आने ही आने होते हैं, 3 से 4 सिनेरियोज़ भी आने ही होते हैं, और बाकी ये जो आपके हैं ना डायग्नोस्टिक एड्स हैं जिसमें एक्सरे, एमआरआई, सीटी या एबीजीज हैं और ईसीजी, ये इनमें से ईसीजी, एक्सरे भी आलमोस्ट हर सेशन में आता ही आता है। बाकी एबीजीज प्लस नेगेटिव हो जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट प्लस नेगेटिव हो जाता है, फंडोस्कोपी प्लस नेगेटिव हो जाता है, हिस्ट्री और काउंसलिंग भी प्लस नेगेटिव ही होते हैं। बट एग्जामिनेशन एंड सिनेरियोज आर ऑलमोस्ट ऑलवेज देयर, प्लस अगर आप ईसीजी और एक्सरे भी कर लें तो। सो दिस इज़ हाउ द एग्ज़ाम इज़ स्ट्रक्चर्ड अराउंड, और इसमें आपने स्मार्टली प्रिपेयर करना है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सेगमेंट में कि आपने जो है वो बुक्स कौन सी यूज़ करनी है और मटेरियल्स कौन से अवेलेबल हैं आपके पास इन सब स्टेशंस की प्रेपरेशन के लिए। ओके, सो टॉकिंग अबाउट द बुक्स एंड मटेरियल्स अवेलेबल फॉर द प्रेपरेशन ऑफ टॉक्स एग्ज़ाम फॉर मेडिसिन रेजिडेंट्स, उसमें आपके पास लोकल बुक्स जो पाकिस्तान में अवेलेबल हैं उसमें आपके पास है ग्रिप द टॉक्स है, और इसके अलावा एक दो और भी होंगी। और याद रखिएगा कि मैं शुरू से हमेशा एक चीज़ को रिकमेंड करता हूँ, वो ये कि आप हमेशा कोशिश करें इंटरनेशनल लिटरेचर को फॉलो करें, इंटरनेशनल बुक्स को रीड करें, बिकॉज दे आर एररलेस और उनमें गलतियाँ बहुत कम होती हैं। और अगर आपका लेट्स सपोज खुदा न खास्ता को मिसहैप होता है और आपका एग्ज़ाम नहीं भी क्लियर होता तो यू ऑलरेडी हैव गेन्ड सो मच, और आपका कॉन्फिडेंस और आपका नॉलेज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर चुका होता है, क्योंकि उसमें गलतियाँ नहीं होती। देन यू कैन आल्सो लुक बैक एंड
टेक ए रेफरेंस और एटलीस्ट यू कैन कोट कि ये मैंने उस बुक से पढ़ा है। तो पाकिस्तानी बुक्स की अपनी कोई एक वैल्यू इस लिहाज से कभी नहीं होती कि आप उसे एज ए रेफरेंस भी यूज़ करें। सो द बुक आई वुड रिकमेंड इज़ ABM अब्दुल्ला, वन एंड वन फॉर एवरीथिंग, दैट्स इट। इसमें हर चीज़ है, सब कुछ है। तो अब आपने ज़्यादा परेशान नहीं होना कि कौन सी किताबें यूज़ करें। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि इट इज़ ए लेंथी, यू कैन नॉट कवर इन ए limited time, but you don't have to cover from A to Z. You can cover fundoscopy, ECG, X-rays, CTs, and all important other scenarios or data interpretation. But once talking about कि आप हर सिस्टम के शॉर्ट केसेस जो हैं उनको पढ़ें, हाँ मैं क्लियर करता जाऊँ, ABM अब्दुल्ला शॉर्ट केसेस की बुक आपने जो है ना वो यूज़ करनी है प्रेपरेशन के लिए। उसमें अब आपके पास जो तरीक़ाकार ये होना चाहिए कि 4 से 5 जो आपके एग्ज़ामिनेशन के स्टेशंस हैं, उनमें जनरल फिजिकल एग्ज़ामिनेशन है, रेस्पिरेटरी, न्यूरो और कार्डियोवैस्कुलर और GIT का, इनकी जो आप खोलेंगे इनको बुक के सेगमेंट्स के में डिवाइडेड जो है, उनसे रिलेटेड सारा वाइवा भी उस बुक को जो है वो इतना मोटा बनाता है, वो इटसेल्फ इसमें और कुछ ख़ास नहीं है। और अगर आप उस बुक को अपने फर्स्ट ईयर से ही रीड करें, बेड साइड लर्निंग के लिए, बेड साइड क्लिनिकल रीजनिंग के लिए, बेड साइड डिसीजन मेकिंग के लिए भी, तो ऑलमोस्ट ऑलरेडी आप टॉक एग्जाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर चुके होते हैं। सो स्ट्रेटजी कैन बी डिबेटेबल कि आपको करने का तरीका मुख्तलिफ हो सकता है। बुक्स विल स्टे द सेम। आपके पास आप किम ले लें या ग्रिप द टॉक्स लें या ABM अब्दुल्ला से प्रेपरेशन करें। हाँ, यहाँ बात ये आएगी कि आप वो बुक तो पढ़ेंगे, लेकिन पास्ट जो ऑलरेडी आए हुए सिनेरियोज़ हैं वो हमेशा हर एग्ज़ाम की आपको थोड़ी सी नेचर के बारे में गाइड करते हैं कि हाउ एग्जामिनर्स बेसिकली टेस्ट यू एंड व्हाट आर द फेवरेट एरियाज़ ऑफ द एग्जामिनर्स आर ए टेस्टिंग बॉडी, जैसे कि CPSP को अपने एग्ज़ाम में क्या पसंद है। तो उसके लिए आप जो है वो उन बुक्स को एक दफ़ा नज़र से गुज़ार सकते हैं, या पास्ट पेपर की कुछ कलेक्शन FCPS ग्रुप जो 2005 to 10 वाला है वहाँ अवेलेबल होंगी। तो उसको रट्टाफाई करना मकसद नहीं है। आपका मकसद होना चाहिए कि पास्ट एग्ज़ाम में एग्जामिनर्स ने क्वेश्चंस किस तरह के पूछे थे और उनको क्या पसंद है। कुछ टिप्स मैं आपको इस टॉक्स एग्ज़ाम के लिए देना चाहूँगा। So we just talked about the stations, marks and the time for each station, and the maximum examination stations are there in exam. अब हम बात करेंगे कि आपने क्या गलतियां नहीं करनी तैयारी में, किन चीज़ों का ख्याल रखना है। आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एग्ज़ामिनेशन की रूटीन की प्रैक्टिस करें, और ताकि आपकी जो हैबिट्स बन जाएं और आपकी सिक्स सेंस बन जाए और आपकी मसल मेमोरी डेवलप हो जाए। इतनी बार आपने कोई भी एक प्रोसीजर जो एग्ज़ामिनेशन परफॉर्म किया हो कि आपको लेट्स सपोज अगर 2 मिनट्स आम तौर पर लगते हैं तो वो कम होकर 1 मिनट तक आ जाए। अब इसमें आपने ये नहीं करना कि आप एग्ज़ामिनेशन बिल्कुल परफॉर्म ना करें और समझें कि मैं कर लूँगा। ये ऐसे नहीं है, ये करने से ही आएगा। अब बात है कि आप कुछ सेट पैटर्न्स हैं, लाइक इसमें आप ये कह सकते हैं कि जहाँ पास होना मुश्किल है वहाँ फेल होना भी मुश्किल है। यानी कि अगर कोई आपको जानबूझकर जस्ट इस एक स्टेप के ऊपर कि आपने सलाम नहीं लिया फेल करना चाहे, तो ऐसा भी नहीं होता। और अगर आप कहें कि आपने कुछ परफॉर्म ही नहीं किया और आप कहें आप पास हो जाऊँगा, तो ऐसे भी नहीं है। बिकॉज़ कि समहाउ जैसे हमने एग्ज़ाम में देखा है और जिस तरह से एग्ज़ाम के कुछ क्वेश्चंस आते हैं उसमें हर एक चीज़ के डिफरेंट मार्क्स हैं। लाइक आपने जाकर इंट्रोडक्शन किया, अपनी रेपो बिल्ड की और अपना कंसेंट लिया और फिर उसके बाद आपने मेथड परफॉर्म किया। यहाँ फाइंडिंग पिक करना या ना करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपका प्रोसीजर स्मूथ कितना है और आप अपने सारे स्टेप्स कंप्लीट करते हैं विद इन टाइम या नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद कुछ मार्क्स जो हैं वो नेक्स्ट आपके कुछ क्वेश्चंस के हैं जो वाइवा होना है आपका आफ्टर आपने कंप्लीट जब कर लेनी है एग्ज़ामिनेशन। तो इस तरह से है कि टिप्स यही हैं, बी कॉन्फिडेंट, आपने कॉन्फिडेंट होकर जाना है, ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना। और हाँ, यहाँ स्टेशन सारे के सारे जो होते हैं
वो सारे के सारे स्टेशन जो हैं वो इंटरैक्टिव हैं। तो इंटरैक्टिव स्टेशन पे कुछ लोगों को थोड़ा-सा इश्यू होता है कि वो वर्बली उनकी वर्बल स्किल्स उतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। तो लेकिन अपनी प्रैक्टिस करें थोड़ी बहुत ताकि आप वहाँ पर अच्छा एक वाइवा दे सकें। काइंड ऑफ इंटरव्यू ही होता है वो, उसमें ज़रूरी नहीं है कि हर जो एक अच्छा स्टूडेंट जितना अच्छा वो कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड करता है और वो रिटन मार्क्स अचीव कर लेता है, उतने अच्छे वो वाइवा के थ्रू या किसी को कन्विंस कर पाए कि वो वाक़ई उतना अच्छा जिसे कहते हैं ना वर्बली भी उतना अच्छा है। तो इट इज़ नॉट ऑल अबाउट कि आप अगर अच्छे नहीं हैं तो आपका टॉक्स जो है वो बहुत परफेक्ट नहीं हो रहा, इसलिए बाज़-औक़ात बहुत अच्छे लोगों का भी बहुत अच्छा वाइवा या टॉक्स एग्ज़ाम नहीं हो पाता, लेकिन स्टिल मेजॉरिटी पीपल जो कि वहाँ बैड एक्सपीरियंस के साथ भी जाते हैं वो पास हो जाते हैं। तो अब हम जो हैं वो बात यही कर लेंगे कि लास्ट पे समराइज़ करते हैं कि 12 स्टेशंस हैं, एग्ज़ामिनेशंस 4 से 5 आने ही आने हैं, बाकी ईसीजी, एक्स-रे आना ही आना है। उसके बाद जो कुछ स्टेशंस हैं वो 3 से 4 आपके सिनेरियोज़ और बाकी प्लस नेगेटिव हैं। समहाउ यही आपका 12 स्टेशंस का जो एग्ज़ाम है, इसमें आपने अपना मैक्स देना है। तो अगर आप एक आखिरी हाँ, एग्ज़ाम की डेट कब अनाउंस होती है? मोस्ट ऑफ़ द टाइम बहुत से लोग क्या करते हैं कि अपना रिटन एग्ज़ाम पास होने के बाद इंतज़ार करते रहते हैं कि जब डेट अनाउंस हो जाएगी तो तब हम तैयारी शुरू करेंगे। इस तरह से बाज़-औक़ात आपके साथ थोड़ा-सा मिसहैप भी हो सकता है कि अगर जल्दी अनाउंस हो जाए डेट तो आपके पास टाइम नहीं बचता। यूजुअली 2 वीक्स बिफ़ोर वो जो है वो अनाउंस कर देते हैं, और अगर आप थोड़ा 6 टू 8 आवर्स डेली अगर देते हैं तो 2 वीक्स के अंदर किया जा सकता है, ये डूएबल है। कोई इसमें इतनी मुश्किल भी नहीं है क्योंकि आपने रिसेंटली थ्योरी पढ़ी ही होती है, रिवाइज़ की ही होती है। सो होप सो कि इस वीडियो से आप लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा। कोई आपके क्वेश्चंस हों तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो मैं उसे आंसर करूंगा इंशाल्लाह। चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिए जो है वो इस चैनल पे आप विज़िट करें। प्लेलिस्ट में आपको डिफरेंट अच्छी वीडियोस मिलेंगी हेल्थ और मेडिकल स्टूडेंट्स एंड डॉक्टर एंड जूनियर डॉक्टर्स के लिए ख़ास तौर पे।